नमस्कार, मैं रमाशंकर राय आप सभी का यूपीएससी हिंदी के प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यूपीएससी हिंदी प्लेटफ़ॉर्म ने सब्जेक्ट्स थ्रू पीवाईक्यूज़ करके एक सीरीज़ लाई है आप लोगों के लिए प्रीलिम्स स्पेशल और संदर्भ में हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यूज़ की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री टाइमलाइन की वीडियो जा चुकी है। अगर आपने वो ना देखी हो तो वीडियो यहाँ पे पॉज़ करिए और वो देख के आइए, फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि उसके बाद भी जो क्वेश्चन आगे आएँगे वो सॉल्व कराने में मैं पिछले वाले टाइमलाइन मैप की सहायता लूँगा और वहाँ पे दिखाऊँगा। तो अगर आप वो नहीं देख पाएँगे तो शायद कनेक्ट ना कर पाएँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जाइए पहले वो वीडियो देख के आइए, भगा के देख लीजिएगा अगर आपको आपके पास समय की कमी है। लेकिन एक बार आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया की टाइमलाइन क्या है। तो टाइमलाइन पता होने के बाद फिर आइए ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस 2010 के बाद से पूछे गए हैं उसको टैकल किया जाए और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे हाल के पैटर्न में जो रिपीट हो रहे हैं उनको देखा जाए। तो पाषाण काल से शुरू करेंगे हम लोग स्टोन एज से। तो पहला प्रश्न ये आता है पीसीएस 2010 में पूछा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो ये जो महाशय थे, थॉमसन महाशय ने किया था और ये वहाँ बैठे-बैठे संग्रहालय में ही बिना भारत कभी आए या बिना साइट विजिट किए कि वहाँ संग्रहालय की वस्तुओं से इन्होंने ये सब विभाजन कर दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थॉमसन महोदय। जो दूसरा प्रश्न है वो है पुरातात्विक स्थान और वर्तमान स्थान। तो निवासा कहाँ पे है? ईसमपुर, डिडवाना और गुडियाम गुफा। ये कौन किस राज्य से है? तो अभी अगर आप टाइमलाइन वीडियो देखे होंगे तो जिसमें डिडवाना या दिदवाना हम लोग पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण जो काल है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दिदवाना इलाके में जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसकी साइट दिदवाना से मिलती है और उसके बाद में भी कंटिन्यूटी वहाँ पे पाई जाती है। तो दिदवाना से अगर सी हम राजस्थान पे पहुँचे तो एक बार देखते हैं हम वो कर पाएंगे क्या उसको एलिमिनेट? नहीं, दो बनते हैं। फिर दूसरा दूसरा देखते हैं नेवासा कहाँ पे है? तो नेवासा पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। अब एलिमिनेट हो पाएगा A3 और C1। तो A3 C1 करके ये सी इसका सही आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मध्य पाषाण स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए ये अब क्यों टाइमलाइन मैप क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रहा आपका टाइमलाइन मैप, ठीक है? और ये मध्य मेसोलिथिक एज साइट्स हैं ये हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में बोला है कि पैसरा, बिरभानपुर, बस ध्यान दीजिएगा, लेखैया, महदहा, दमदमा, महागारा, चोपनी-मांडू, बागोर-दो। ये आप नोटिस कर लिए। अब फिर से हम लोग पहुँचते हैं जो हम लोग का प्रश्न है। क्या पूछा है? निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। व्यवस्थित नहीं कर लेंगे? पैथरा देखे हैं मैप में, बिरभानपुर देखे हैं, लेखैया देखे हैं, महदहा देखे हैं। व्यवस्थित कर लेंगे? व्यवस्थित कर लीजिएगा और इसका जो सही उत्तर होगा ये आप खुद दीजिए क्योंकि जस्ट पहले आपको बताए हैं, आपको मैप दिखाएं हैं, आप उसको लगा के बताइए इसका सही उत्तर कौन है, आपके लिए छोड़ रहे हैं। चौथा है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो आपके सामने जो विकल्प है वो है जोपनिमांडो से, काकोरिया से, मौदहा से कि सराय नाहरनाय से। तो हड्डी के उपकरण हैं जो आपके बोन इक्विपमेंट्स हैं वो महदहा और सराय नाहर राय दोनों जगह से प्राप्त हुए और दोनों स्थल ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे ये सी और डी दोनों होंगे और ये उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखा जाए तो कौन सी साइड से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं? सराय नाहर राय से कि दमदमा से कि महदहा से कि लंगनाथ से? तो इसका उत्तर है दमदमा से। दमदमा से एक ही साइड से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं। अगला आता है कि निम्न में से कौन सा स्थल, कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है?
प्रागैतिहासिक चित्रकला मतलब ये लगभग सारे बच्चे लगभग जानते होंगे, ये है भीमबेटका। यहाँ पे पाषाणकालीन सारी संस्कृतियाँ, तो सारे एजेज यहाँ पे मिलते हैं पाषाण काल के। जैसे कि पैलेयोलिथिक भी मिलता है, मेसोलिथिक भी मिलता है, न्यूलिथिक भी मिलता है, और उससे संबंधित जो चित्रांकन है वो भी मिलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलास्त्र से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मुरैना पहाड़, खगड़िया, लेखैया या बगही खोर? तो इसका उत्तर सही है लेखैया, मिर्जापुर से। लेखैया के कहाँ पे है? मिर्जापुर, यूपी। इसके जस्ट पहले आप पीवाईक्यूज में एक देखे होंगे कि लेखैया को मध्य पहाड़ी स्थल को पूछा था कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में कौन कहाँ पे स्थित है। तो अगर हम जानेंगे कि प्रतापगढ़ वाला सराय नहार राय या माधा कहाँ पे है और लेखैया कहाँ पे है, तो हम उसको पूरा पश्चिम रख भी पाएंगे और हम लोग उसको उत्तर दक्षिण भी रख पाएंगे। तो इसलिए जानना जरूरी है कि वो कहाँ पे है। जी, अगला प्रश्न आता है कि अब ये पाषाण काल से जो पीवाईक्यूज थे वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रकृति क्या रही है ये देखना जरूरी है। तो पहले तो ये पूछता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पश्चिमी सीमांत, पूर्वी सीमांत वो कौन कौन सा था। तो इसको हम एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि जो नॉर्दर्न मोस्ट था, जो उत्तरतम सीमा थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो थी मांडा, कश्मीर में। ठीक है। पूर्वी जो सीमा थी वो कौन सी थी? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? यूपी। और यूपी में कहाँ पे? मेरठ में। ये इसलिए जरूरी है कि यूपी की मेरठ के अगल बगल की जिलों की और महत्वपूर्ण साइट्स हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की के लिए प्रसिद्ध हैं, और मतलब वो हम लोग को जाननी चाहिए, क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल इसके साथ ही कवर भी हो जाएगा कि यूपी स्पेशल हम लोग को क्वेश्चन भी आते हैं और पता भी होने चाहिए। और साउदर्न मोस्ट कौन सा है? दैमाबाद। अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो दैमाबाद आप मैप में नोटिस कर पाएंगे। एक बार हम वहाँ ले जाते हैं, आपको तेज़ी से दिखा के जाते हैं कि दैमाबाद कहाँ पे है। दैमाबाद हम लोग ताम्र पाषाणी संस्कृति में पहुँचते हैं। ये देखिए, ये रहा दैमाबाद। देखिए, कैल्कोलिथिक कल्चर में दैमाबाद का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पश्चिमी महाराष्ट्र की कैल्कोलिथिक एज जो कल्चर थी उसमें दैमाबाद का। लेकिन दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता की चूंकि साथ में को एग्जिस्टेंस है, वो साथ एग्जिस्ट कर रही है, तो वो जो उसकी दक्षिणतम सीमा मानी जाती है वो दैमाबाद मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की, या इंडस वैली सिविलाइजेशन की दैमाबाद है। फिर आते हैं हम लोग कि वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है। तो ये होती है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान प्रांत में है। बलूचिस्तान आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, देखिएगा क्यों न्यूज़ में है ये। ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है। फिर अगला प्रश्न आ जाएगा आपका कि निम्नलिखित सूची में तो सुमिलित कीजिए। हड़प्पा का किसने खनन किया, हस्तिनापुर का किसने खनन किया, तक्षशिला या कौशाम्बी। तो अगर हम लोग कल तो वो हम लोग देखे थे टाइमलाइन मैप में, जब देख रहे थे तो हम बताए थे आपको कि हमने बताया था कि वो महत्वपूर्ण साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उसमें कौन कौन का मतलब खनन कौन कौन किए थे। वहाँ एक बार चलते हैं फिर से। इसीलिए कहे हैं कि एक बार टाइमलाइन वीडियो आप जरूर देख लीजिए, इससे आपको मदद मिलेगी। ये देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। तो इसमें हड़प्पा है दयाराम साहनी। अब पहुँचते हैं वहाँ मिलाते हैं हड़प्पा को दयाराम साहनी से, A3 से। तो A3 एलिमिनेट होता है, बिल्कुल एलिमिनेट होता है, और सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इससे क्या होता है सी से। तो हस्तिनापुर का किसने किया था? हस्तिनापुर का किया था बीबी लाल ने। तक्षशिला का किसने किया था? तक्षशिला का किया था जॉन मार्शल ने। और कौशाम्बी का किया था, कौशाम्बी का NG मजुमदार ने। कौशाम्बी का NG मजुमदार ने। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। निम्नलिखित ये भी मिलान वाला प्रश्न है। अब मिलान वाले प्रश्नों का पीवाईक्यूज में हम क्यों महत्व देखेंगे। देखो यार, प्रश्न ये एक है लेकिन इसमें 4 फैक्ट्स हैं कि हड़प्पा
में कौन सी चीज़ पाई गई, लोथल में कौन सी चीज़ पाई गई, कालीबंगा में कौन सी चीज़ पाई गई, या मोहनजोदाड़ो में कौन सी चीज़ पाई गई। तो अब इसको लेके एक बार फिर चलते हैं, जो हम लोग कल टाइमलाइन में आपको दिखाए थे। तो 3 चीज़ें थी, हड़प्पा, 4 चीज़ें थी, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा में अगर क्लियर हो, हमको लग रहा है पीडीएफ थोड़ा क्लियर नहीं है, खैर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर देखिए, मोहनजोदाड़ो की विशेषता क्या है कि लुप्त मोम विधि से निर्मित कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति। तो मोहनजोदाड़ो को उससे हम जोड़ देंगे। फिर लोथल को जाएंगे, लोथल कहाँ है भाई, देख लिया जाए। लोथल ये रहा, लोथल की खुदाई किसने की थी, एस आर राव ने की थी। और जो गोदीबाड़ा है, बंदरगाह, पहला पॉइंट ही है बंदरगाह या गोदीबाड़ा, तो बंदरगाह या गोदीबाड़ा लोथल से जुड़ जाएगा। फिर आपका आएगा कालीबंगा, तो कालीबंगा यहाँ पे है पॉइंट में, बिल्कुल है पॉइंट में। तो कालीबंगा का खनन किसने किया था, बीबी लाल और अमलानंद घोष ने किया था। बीबी लाल ने, पहला पिछला क्वेश्चन था, हस्तिनापुर का भी खनन किया था बीबी लाल ने, खनन खुदाई जो भी आप कर लीजिए। तो बीबी लाल, अमलानंद घोष, कालीबंगा का किया था। और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जालीदार जुताई का नमूना, चना या सरसों बोए गए, ऐसा मतलब ऐसा लगता है, चना सरसों एक साथ जो होती है इंटरक्रॉपिंग की गई थी ठंडी में रबी की फसल में। एक दूसरे को समकोण पर काटती जालीदार जुताई का नमूना प्राप्त होता है हमको कालीबंगा से। तो ये देखिए क्या है, उसमें जुता हुआ खेत, 3 चीज़ें मिल गई, चौथा मिलाने की ज़रूरत है आपको, नहीं है। मोहनजोदाड़ो का क्या मिला था, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कालीबंगा में क्या मिला, जुता हुआ खेत। लोथल से क्या मिला, गोदीबाड़ा मिला। हड़प्पा क्या हो गया, समाधान हो गया, मिल गया, मिला लीजिए, आंसर लगा लीजिए उसने। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए, कालीबंगा, लोथल, तो अभी जस्ट पहले हम लोग मैप देखे थे, तो लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। आलमगीरपुर का है, मेरठ यूपी में है। और हुलास कहाँ पे है, हुलास है सहारनपुर यूपी में। तो ये हुलास महत्वपूर्ण है, इसको बस ध्यान रखिएगा, माफ करिए, हुलास महत्वपूर्ण है, सहारनपुर। और इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा चौथा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, तो ये देखिए, हड़प्पाई स्थल और उनकी स्थिति, इसको बताना पड़ेगा कि मांडा कहाँ पे है। अभी जस्ट पहले हम डिस्कस किए, मांडा कहाँ पे है, इसको लगाइएगा। दैमाबाद कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे है, और राखी गढ़ी कहाँ पे है। राखी गढ़ी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए, राखी गढ़ी के बारे में बता देते हैं। राखी गढ़ी जो है वह है हरियाणा में, और लार्जेस्ट साइट है इंडिया की अभी तक। ये माना जा रहा है कि वो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी साइट बनने वाली है, लेकिन अभी इंडिया की लार्जेस्ट साइट है राखी गढ़ी, ठीक है। तो इसको सिर्फ इतना बताएंगे क्योंकि ऊपर बता के आ रहे हैं, तो दोहराव से समय आपका ज़्यादा लगेगा, और समय महत्वपूर्ण है, हमारा चाहे आपका, किसी का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें मिलाना है हड़प्पाई पुरास्थल जो है भारत के राज्य या संघ राज्य। अब देखिए, ये भी हो जाएगा। मांडा को मिलाइए जम्मू कश्मीर से, बी का हो गया 2। पहले से हम लोग जानते हैं। हुलास पिछला पढ़ के आ रहे हैं, हुलास उत्तर प्रदेश से मिलाइए, सहारनपुर में है। क्या एलिमिनेट हो रहा है ऑप्शन, मिलाइए जरा। बी का 2 और डी का 1। तो बी का 2 और डी का उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन हो जाएगा, एलिमिनेट होके आ गया। अब मिला लीजिए, बालू कहाँ पे भाई, तो ए का 3, बालू है आपका हरियाणा में, और पाडरी है कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। फिर आते हैं अगला प्रश्न। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, ये कहाँ पे स्थित है, ये पंजाब में है। दधेरी पंजाब में है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब इससे ज़्यादा दधेरी का नाम हम भी नहीं सुने थे, तो ठीक है, ये पंजाब में है, ध्यान रखा जाएगा इसको। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, कहाँ पे, कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। अगला प्रश्न चलते हैं।
कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? ठीक है, अब फिर अपने नोट्स पे हम लोग चलते हैं, जो कल वाला हम लोग का नोट्स था, जो हम लोग देखे थे पिछली क्लास में। क्यों कह रहे हैं कि वो टाइमलाइन में इंपॉर्टेंट है, अभी फिर देखिए क्या बोले हैं। हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था, ऐसा है ना। अब देखिए ये लाइन पढ़िए। धौलावीरा 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर, निचले नगर में विभाजित था, जबकि हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी जो है 2 ही भागों में विभक्त थी। है इसमें नोट्स में लिखा हुआ, आप वहाँ देखिए, पढ़ सकते हैं। इसके बाद उत्तर बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, एक इसमें और फैक्ट है वो देख लीजिए। हालांकि लोथल और सुरकोतड़ा, जो लोथल और सुरकोतड़ा में है, दुर्ग एवं नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, लेकिन कालीबंगा में 2 अलग अलग बाउंड्रीज थी। और यहाँ देखिए, निचला नगर पूर्व में होता था, गढ़ी दुर्ग पश्चिम में होती थी। अब इसमें ये था कि कालीबंगा में अलग अलग बाउंड्रीज थी दोनों की, और लोथल और सुरकोतड़ा में एक ही बाउंड्री से घिरी हुई थी। अब ये चित्रात्मक रूप से भी स्पष्ट है, आपको दिख भी रहा होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। 3 भाग में कौन सा विभक्त था? कोलामा का सी। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से? तो ये धौलावीरा से ही है, क्योंकि यहाँ डैम या चेक डैम्स की एक सीरीज मिली है धौलावीरा से, तो इसलिए कहा जाता, माना जाता है कि यहाँ पे उन्नत, हालांकि लगभग जो भी महत्वपूर्ण साइट्स हैं हड़प्पा संस्कृति की या सिंधु घाटी संस्कृति की, सभ्यता की, उसमें जो जल प्रबंधन व्यवस्था है या जो सीवेज मैनेजमेंट है, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ जल प्रबंधन की बात हो, चेक डैम या डैम बना के या सीरीज ऑफ चेक डैम बना के अलग अलग जगह पानी इकट्ठा कर, धौलावीरा उसके, ये महत्वपूर्ण है, धौलावीरा उसके लिए सही उत्तर है। फिर आते हैं अगला प्रश्न, ट्रॉमा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विचौसंकर या डबल बरियल में 2 लोग एक साथ दफना दिए गए, इसका मतलब ये है, का प्रमाण मिलता है? कहाँ कहाँ से मिलता है डबल बरियल का प्रमाण? तो इसका अर्थ ये है कि इसका, इसमें जो आंसर है ये 2 सही है। क्यों? लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से। तो लोथल से 3 डबल बैरियल साइट मिली है, 3 ऐसी जगह मिली है जहाँ 2 लोग एक साथ दफनाए गए हैं, जबकि कालीबंगा से 1 मिली है। तो इसमें लोथल और कालीबंगा दोनों होंगे, और लोथल में 3, इसमें 1 मिली है साइट ऐसे, तो मतलब सही तो दोनों हो जाएंगे। तो इसमें दोनों में से कोई लगाएगा सही होना चाहिए, या इसका क्वेश्चन निरस्त हो जाना चाहिए, जो भी इसके लिए सही हो। अगला प्रश्न क्या आता है? अगली बार हम लोग आते हैं वैदिक काल पे। हड़प्पा संस्कृति हम लोग समाप्त कर चुके हैं, अब आते हैं वैदिक काल पे। और वैदिक काल में जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य में सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनका क्रम कौन सा सही है? तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले संहिताएं थी, संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, के बाद उपनिषद। तो इनका जो सही क्रम है वह वो यही है कि वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न जाते हैं, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो मुझे लगता है कि अब इसके जो मैंने बोला था कि वैल्यूएटेड मटेरियल लगा के आपको दिखाया जाएगा कुछ, मतलब महत्वपूर्ण जगहों पे, तो वो इसका टाइम है, आपको देखा जाए तो वेद से शुरू करते हैं। तो ये हम बोला था पीडीएफ स्पष्ट होगी आपके सामने। जैसे ऋग्वेद, एक वेद हो गया, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इतना सबको पता ही है। तो जो पुरोहित है, ऋग्वेद का पुरोहित, उसको होता बोलते हैं, होत्र या होता। ठीक है, इसका जो उपवेद है, ये आयुर्वेद, इसको लिखने वाले धन्वंतरी माने जाते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। और उपनिषद कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकी उपनिषद। ये ब्राह्मण ग्रंथ से आप मैच कर सकते हैं, तो दोनों एक ही है, तो एक याद कर रखेंगे, दूसरा याद हो जाएगा। अब आते हैं यजुर्वेद, ध्यान रखिएगा इसमें शाखाएं ज़्यादा हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यजुर्वेद का उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके जो पुरोहित हैं उसको बोलते हैं अध्वर्यु। का जो उपवेद है वो धनुर्वेद, इसको लिखने वाले हैं विश्वामित्र।
विश्वामित्र धनुर्वेद कर सकते हैं, क्योंकि अगर रामायण की कथा आपको पता हो तो विश्वामित्र जो है वो राम को शिक्षा दीक्षा के लिए लेके जाते हैं अयोध्या के राजमहल से। तो वो शिक्षा दीक्षा में धनुर्विद्या भी शामिल थी, तो मान सकते हैं कि हाँ धनुर्वेद विश्वामित्र लिख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो क्षमताएं थी। तो उपवेद, उपवेद है धनुर्वेद। और जो यजुर्वेद के जो वो था शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में दो दो शाखाएं भी हैं, शुक्ल और कृष्ण। और शुक्ल का जो ब्राह्मण, उसको शतपथ ब्राह्मण नाम दिया गया है। शुक्ल का उपनिषद है ईशावास्यो उपनिषद, ईशावास्योपनिषद। और कृष्ण का जो उपनिषद है वो तैत्तरीयोपनिषद, कठोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और श्वेता श्वेतरोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद। इसमें क्या है, जो कठोपनिषद है, यम नचिकेता प्रश्न पूछता है, इसमें आगे लिखा भी है, जैसे आगे जो प्रश्न है अब दिखाएंगे कि इसमें प्रश्न पूछा डायरेक्ट, कठोपनिषद में यम नचिकेता प्रसंग, मतलब यम नचिकेता प्रसंग किस में आता है, तो वो उत्तर है कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद किस वेद की शाखा है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। फिर आता है ये जो ब्राह्मण हो गए, तैत्तरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद का हो गया। आगे आते हैं सामवेद में। सामवेद का जो पुरोहित है वो कहलाता है उद्गाता। इसके उपनिषद, सामवेद के डायरेक्ट जो उपनिषद हैं वो हैं छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद और वाष्कल उपनिषद। अब छांदोग्य उपनिषद का महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि सत्यकाम जावाली कथा जो है वो छांदोग्य उपनिषद में है। ये भी प्रश्न आ सकता है, इसमें डायरेक्ट नहीं मेंशन, लेकिन सत्यकाम जावाली कथा आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है, जो कि सामवेद का उपनिषद है। और क्या है छांदोग्य उपनिषद में मेंशन, अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह और पहले 3 आश्रमों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। मतलब जो विद्या वो होता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है, और उसके बाद संन्यास होता है, उसके बाद सॉरी वानप्रस्थ होता है, उसके बाद संन्यास होता है। तो संन्यास आश्रम का इसमें उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों आश्रम का उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद में। अगला आते हैं कि इसमें का जो उपवेद है वो गांधर्व वेद बोलते हैं, और इसके जो गांधर्व वेद के रचयिता माने जाते हैं नारद माने जाते हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं गांधर्व वेद, नारद, उपवेद। बाकी आया ब्राह्मण ग्रंथ। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं सामवेद के, वो हैं प्रौढ़ या पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ, आर्षेय ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। अगले पे चलते हैं, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसके जो पुरोहित कहलाते हैं वो ब्रह्मा कहलाते हैं, और इसका जो उपवेद है वो स्थापत्य वेद है, जिसके विश्वकर्मा है। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे स्थापत्य वेद, विश्वकर्मा। और इसका जो ब्राह्मण है वो गोपत ब्राह्मण। देखिए एक ही ब्राह्मण महत्वपूर्ण हो सकता है, वही ब्राह्मण हमको एग्जैक्ट पता नहीं, शायद एक ही ब्राह्मण है इसका, लेकिन गोपत ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा भी है, अभी हम लोग उसी प्रश्न को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। फिर अथर्ववेद का उपनिषद कौन सा है, तो अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सत्यमेव जयते जो ध्येय वाक्य है हमारा, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर दूसरा कौन सा है, प्रश्नोपनिषद है, और तीसरा है मांडुक्योपनिषद। तो मुंडो मांडुक्यो प्रश्नो, मुंड मांडुक्यो प्रश्नो, तीनों उपनिषद है अथर्ववेद के। अब आते हैं कि कर्म जो संहिता एवं ब्राह्मण है, पिछली बार हम लगाए ना लाइन से, संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद आरण्यक है जो भी। तो संहिता और ब्राह्मण है वो कर्मकांड से संबंधित होते हैं, और आरण्यक उपनिषद है वो ज्ञान कांड से संबंधित माने जाते हैं। ये चीजें हो गई। अगली बात क्या है कि प्रस्थान त्रयी। तो हमने जब देखा था तो जैसे कई जगहों पे, जैसे उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इसको ही प्रस्थान त्रयी मानी जाती है। उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र कहा जाता है बादरायण ने रचा था ब्रह्मसूत्र। और प्रस्थानत्रयी श्रुति, स्मृति और न्याय को भी प्रस्थानत्रयी, कहीं कहीं का न्याय प्रस्थान माना जाता है इसको, प्रस्थान। और प्रस्थानत्रयी ये उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। आगे आते हैं, खैर ये बौद्ध से संबंधित है, एक बार हम लोग देख सकते हैं तब भी। प्रज्ञाशील समाधि, अष्टांगिक मार्ग, इसको आप देख लीजिएगा। वेदांग की हम लोग चर्चा कर रहे थे, वेद की चर्चा कर रहे थे, वैदिक काल की। तो वेद के बाद वेदांग। वेदांग कितने हैं, 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, सॉरी 5 वेदांग है, सॉरी 6। छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा क्या है, उच्चारण विधि बताने वाली, वेद की नासिका बोली जाती है उसको। कल्प क्या है, कर्मकांड है, ये वेद के हाथ कहे जाते हैं। जो व्याकरण है
वेद का मुख कहा जाता है। निरुक्त है जो कि भाषा विज्ञान है, वेद के कान, वेद का कान कहा जाता है। और जो छंद है वेद के पैर हैं, और ज्योतिष है वेद की आंख है। ठीक। कल्प पे आते हैं। कल्प और तो कल्प जो है ये 3 भाग माने जाते हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र में क्या है, ये 600 से 300 बीसी के दौरान रचे गए। 600 बीसी से 300 मतलब महाजनपद काल से मौर्य काल तक ये रचे गए श्रौत सूत्र। इसमें क्या है, यज्ञ विधि विधानों एवं का विस्तृत विवरण है। दूसरा क्या है, गृह सूत्र। गृह कर्मकांडों एवं यज्ञों का विवरण दिया गया है। 8 प्रकार के विवाहों का विवरण दिया है गृह सूत्र में। इस चीज को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, 8 प्रकार के विवाह जो हैं वो गृह सूत्र में दिए गए हैं। ये भी 600 से 300 बीसी इसका समयकाल है। फिर आता है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र है 500 से 200 बीसी। ये राजनीति, विधि एवं व्यवहार संबंधी विषय है और धर्मसूत्र होता है गद्य में। ठीक है, उदाहरण क्या है, आपस्तंभ धर्मसूत्र, बोधायन, गौतम, ये धर्मसूत्र के नाम है। ये गद्य में होता है। वहीं स्मृतियां जो होती हैं वो होती हैं पद्य में। ये 200 ईसा पूर्व से 9वीं सदी के मध्य तक रची गई। तो ये देखिए पॉइंट है कि धर्मसूत्र जहाँ गद्य में लिखे गए, स्मृतियां पद्य में लिखी गई। अपवाद है विष्णु स्मृति जो कि गद्य में लिखी गई थी। उदाहरण स्मृतियों के कौन कौन से हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति। स्मृतियों में प्रथम 4 जो हैं, ब्रह्म, देव, आर्ष एवं प्रजापत्य विवाह, जो प्रथम 4 विवाह हैं उन्हीं को मान्यता प्राप्त है। जबकि 8 विवाहों का जो मेंशन है वो कहाँ पे हुआ था, गृह सूत्र में हुआ था। तो ये वैलिडेशन है जिसको आप देख सकते हैं। इससे आप अब चलते हैं हम लोग फिर से क्वेश्चन पे। 21वां प्रश्न था, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। पिछला आपने देखा होगा तो इससे पता होगा कहाँ से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। फिर अगला, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम संवाद। नचिकेता यम संवाद हम लोग पीछा देखें, आप इसको लगाएंगे। सत्यमेव जयते, आप इसको लगाएंगे। आगे आते हैं, वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम। वैदिक नदियाँ कौन सी थी, कुभा, परुषणी, सदानीरा, शतुद्री। शतुद्री। तो कुभा बोलते थे काबुल को। क्या आंसर बन रहा है, ए 2, ए का 2 बन रहा है। बी आंसर हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। अब क्या हो गया, परुष्णी किसको बोलते थे, परुष्णी बोलते थे रावी को। सदानीरा किसको बोलते थे, सदानीरा बोलते हैं गंडक को। और शतुद्री, शतुद्री बोलते थे सतलज को। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, अग्नि, देव, बृहस्पति, इंद्र। तो वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। ठीक है। और वैदिक कालिक प्रशासन में, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूध, भागदू है या भागदूत मतलब दोनों आते, भागदू कौन अधिकारी था, तो ये राजस्व जमा करने का अधिकारी था भागदू। फिर अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म था, बहुदेववादी धर्म था। क्यों बहुदेववादी था, भाई ऋग्वेद में इंद्र की भी बात हो रही है, अग्नि की भी बात हो रही है, वरुण की भी बात हो रही है। तो ये बहुदेववादी धर्म है, तभी ये ऐसा हो सकता है। और आज तक उसके मतलब परंपरा उसकी चली आ रही है। अगला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे, अग्नि से, विष्णु से, वरुण से या यम से। तो जो इस ऑप्शन के माध्यम से जो सबसे सटीक उत्तर है वो अग्नि। लेकिन जो एक्चुअल ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं वो है इंद्र से, उसके बाद है अग्नि से, फिर बाकी देवताओं से हैं। तो इसमें ये अग्नि सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। वो झंझावत के देवता थे, तो आपको ये अंदाजा होगा कि हाँ झंझावत के देवता थे। पापियों को दंड देते थे, तो देखा जाएगा दंड देते नहीं देते। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तो देखा जाएगा। वर्षा के देवता थे, तो जो झंझावत का देवता होगा तो वर्षा अलग से नहीं कराएगा, तो फिर ठीक, दोनों देवता थे। 1-4 वैसे हो गया। तो इस तरह से हो सकता है अगर आपको नहीं पता है। और आपको पता है तो आपको ये भी जानकारी होगी, नैतिक व्यवस्था के जो संरक्षक देवता थे उनका नाम था वरुण। ठीक। अब पापियों को दंड देते थे, सोम और इंद्र दोनों से प्रार्थना की गई है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसके देवता थे। ठीक है। हाँ, ये इंद्र को पुरंदर बोला गया है, किलों को ढहाने वाला। उनको मतलब उनको उनका आह्वान किया जाता था इससे पहले जब युद्ध पे जाते थे या इस तरीके से, तो युद्ध के देवता भी इंद्र को मान सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि
गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ये ऋग्वेद में मिलता है और तृतीय मंडल ऋग्वेद में मिलता है हमको गायत्री मंत्र। आगे आते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं? ये पुराणों में मिलते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। आगे आता है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत मूलतः जो थी वो जय संहिता के रूप से जानी जाती थी। अच्छा, तो जब ये इसमें शुरुआत में थे 8800 श्लोक, तब ये थी जय संहिता। बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए, तब ये कहलाई भारत। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, तब ये हो गई महाभारत। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि, गाय, स्त्रियों, जल को। तो गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, जिसको न मारा जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण थी। दूध चाहे बछड़ों के लिए, दोनों के लिए, मतलब गाय रहेगी तभी संतति प्रदान करेगी और दूसरा दूध भी देगी। तो गाय को अघन्या माना गया, मूल्यवान संपत्ति भी थी गाय, और पुरोहितों को भी दान में दी जाती थी गाय। अगला प्रश्न ये है कि सुमिलित करना है सूची 1 से सूची 2 की। क्या देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी और उत्तर वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन समाज और मध्यकाल में मिडिवल जो पीरियड है, उसकी खासियत क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता से चलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरी थी। जस्ट हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और कल के टाइमलाइन वीडियो में भी मेंशन है, तो कृपया करके एक बार देख लीजिए, आपको लाभ होगा। आगे के जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैं मान के चलूँगा कि आप देख के आ रहे हैं, तो आप लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे, आपने देखा होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय थी। अगला क्या है? उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक समाज क्या कृषक था, जमींदार था, चारागाह था? शुरू को छोड़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज क्या था? अब इसमें क्या है कि ऋग्वेद पहले, ऋग्वैदिक समाज पहले आया, उत्तर वैदिक समाज बाद में आया। और जैसा कि हमको एक मोटी मोटा खाका है कि आर्य घोड़े से आए थे और पशु पालते थे, पशुपालक थे मूल रूप से। तो ऋग्वैदिक समाज जो थे वो हो जाएंगे आपके, उनकी करीबी हो जाएगी चारागाह से, क्योंकि पशुपालक थे तो चारागाह चाहिए उनको। और उत्तर वैदिक समाज, चूंकि लोहे का डिस्कवरी हो चुकी थी, टाइमलाइन वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, उस टाइम पे हो चुकी थी, तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में पेड़ काट के ज़मीन खाली की गई और कृषि स्थायी रूप से की जाने लगी। थोड़ी थोड़ी पहले भी होती थी, लेकिन कायदे से जो कृषि स्थापित हुई उत्तर वैदिक कालीन में, ये काफ़ी मतलब विस्तार पाई, कृषि ने काफ़ी विस्तार पाया। तो इस वजह से कहा जाता है कि उत्तर वैदिक जो समाज था वो कृषक समाज था। ठीक है, अब बचा क्या? मध्यकाल, मिडिवल पीरियड। तो आप जानिए, हर्ष के बाद से ही जो जमींदारी और ये फ्यूडल समाज जो है, सामंती जो समाज है, वो एक रूप लेने लगा था। तो जमींदारी जो है वो मध्यकाल की विशेषता है। तो ये मिल गया है, आप लोग इसमें टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा सही होगा? ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, डी सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं, अगला है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में हम लोग पीछे ये जो अपना देखा गया अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रज्ञाशील समाधि मुख्य है, जबकि अष्टांगिक मार्ग है प्रज्ञा के अंदर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। शील क्या है? सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। समाधि क्या है? सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति और सम्यक ध्यान। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम बौद्ध धर्म में, प्रश्न लेते हैं उसके। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, निकलना का जो गृहत्याग है, उनका जो गृहत्याग है उसको महाविनिष्क्रमण बोलते थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो मौर्य थे उनका जो रुम्मिनदेई अशोक का लुम्बिनी में
अभिलेख है इसमें मेंशन किया गया है कि जो बुद्ध थे वो शाक्य गढ़ के शाक्य कुल के जो मुखिया थे उनके पुत्र थे। और इसमें ये भी अभिलिखित है कि वहाँ पे जब अशोक गए तो वहाँ का जो बलि कर है वो समाप्त कर दिया गया और जो सामान्य कर है उसको 1/, या जो राजस्व है वो 1/8 कर दिया गया। तो ये अगला प्रश्न पे चलते हैं कि 37 गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध अंतिम रूप से जिसको दीक्षित किए थे वो थे सुभद्र। अगला प्रश्न फिर क्या कहता है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने अपने जन्म की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। उसके बाद ये वहाँ से कुशीनारा गए और वहीं पे कहा जाता है कि सुअर का मतलब अधपका मांस खाने से उनको जब समस्या हुई, बीमार हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति ये भी वैशाली में ही दी गई थी। इनके जो शिष्य थे आनंद, इन्होंने उनको मनाया था कि स्त्रियों को भी आप मौका दीजिए, जबकि बुद्ध बहुत सकारात्मक नहीं थे स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने के लिए। ऐसा उन्होंने कहा भी था कि अगर अ, सिर्फ पुरुष रहते या स्त्रियां न होती तो बौद्ध धर्म 1000 साल चलता, अब 500 साल चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। जबकि एक तरह से बुद्ध 2000 साल या 2500 साल भी आज है, तो ऐसा नहीं हो सकता। 2500 साल भी आज बना हुआ है बौद्ध धर्म। बुद्ध गलत थे? पता नहीं। जय। 41वां, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म, संघ, यही है बौद्ध धर्म के रत्न। अगला प्रश्न ये क्या कहता है कि अशोकाराम विहार विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार जो है वह पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? मिलिंद पन्नों का राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य जो संवाद है वह भिक्षु कौन थे? वह भिक्षु थे नागसेन। अगला प्रश्न है सर एडविन अर्नाल्ड की जो पुस्तक है, सर एडविन अर्नाल्ड की जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया, वह आधारित है दलित विस्तार पे, दलित विस्तार पे आधारित है। द लाइट ऑफ एशिया सर एडविन अर्नाल्ड की जो बुक है। और भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध की मूर्ति है वो वह कहाँ से पाई गई है, मतलब किस काल में थी? तो मौर्य काल से है, कुषाण काल से है, शुंग काल से है कि गुप्त काल से है? तो बेसिकली ये माना जाता है कि ये गुप्त काल से है। कहाँ से पाई गई का उत्तर ये है कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति शायद पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई थी, गुप्तकालीन जो मूर्ति थी। अगला प्रश्न क्या है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यह है कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी गुफा, मुंबई में जो है वहाँ पे शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अब बौद्ध यहाँ पे समाप्त नहीं हुआ, अगला जैन है, लेकिन हम इस बीच में चर्चा करेंगे बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ। ये दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चाहे आप मतलब लगभग कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, आर दे रहा हूँ, पीसीएस दे रहा हूँ, यूपीएससी दे रहा हूँ, इस सब में महत्वपूर्ण है। इस वजह से हम लोग इस नोट पे उस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि जो बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ हैं उनको देखेंगे। तो जो बौद्ध संगीति है शुरू से, पहली बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप थे। स्थान हुआ राजगृह सप्तपर्णी गुफा। शासक था उस समय अजातशत्रु। और कार्य कौन से हुए? सुत्त पिटक, जिसको आनंद ने जिसको लिखा था या संकलित किया था, और विनय पिटक उपाली ने उसको संकलित किया था। और जो सुत्त पिटक है ये सबसे बड़ा है।
अगली बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व हुई थी। अध्यक्ष थे साब कमीर। वैशाली या बालूकाराम, वैशाली में बालूकाराम विहार में ये आयोजित की गई थी। समय शासक था कालाशोक और जो कार्य हुए थे वो महासांघिक या सर्वास्तिवादी और स्थविर या थेरवादी परंपरा, दो भागों में ये बटे थे। जो बौद्ध अनुयायी थे ये दो भागों में या दो पंथ में बटे थे उस समय पे। फिर तीसरी जो बौद्ध संगीति आई वो 247 ईसा पूर्व में मुगली पुत्र शिस्त के अध्यक्षता में हुई, पाटलिपुत्र में हुई और उस समय शासक था अशोक और इस समय अभिधम्म पिटक की रचना हुई। तो देखिए सुत्त पिटक और विनय पिटक जहाँ रचे जाते हैं पहली बौद्ध संगीति के दौरान, वहीं लगभग 500 है और लगभग 250, मतलब लगभग 250 साल बाद अभिधम्म पिटक रचा जा रहा है। फिर पहली सदी ईस्वी में होती है वसुमित्र एवं अश्वघोष, वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क शासक था। चौथी संगीति आयोजित की गई थी और विभाष शास्त्र ग्रंथ रचा गया जिसकी रचना वसुमित्र ने की थी। हीनयान एवं महायान, यहाँ पे इसके मतलब स्किज्म हो गया, बौद्ध धर्म में दो मतलब पार्ट हो गए, दो भाग क्या ही कहेंगे। महायान काफ़ी बड़ा था, हिनयानी कम संख्या वाले लोग थे जो प्योरिस्ट थे, कह सकते हैं कि मतलब शुद्धतावादी थे। फिर अगला जो है संस्कृत को भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था चौथी बौद्ध संगीति में। इससे पहले पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था बौद्ध ग्रंथों के लिए। और बुद्ध को देवत्व प्रदान किया क्योंकि महायान मजबूत हो गया और महायान बुद्ध को ईश्वर मानता था जबकि हीनयान ऐसा नहीं करता है। तो इस वजह से बुद्ध को देवत्व प्रदान कर दिया गया पहली सदी ईस्वी में। अगला जाते हैं कि जैन संगीति, क्योंकि इसके बाद जैन पढ़ना है। तो दो जैन संगीतियाँ हम लोग को अभी तक ये पता है कि दो जैन संगीतियाँ हुई थी लगभग 300 ईसा पूर्व 300 BC। समय इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जो कि श्वेतांबर थे। स्थान था पाटलिपुत्र। शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रधान काम क्या था कि जो जैन ग्रंथ है इसके प्रधान भाग 12 अंगों का संकलन हुआ था और दिगंबर और श्वेतांबर में बट गए थे। तो दिगंबर का नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने, स्थूलभद्र ने किया था श्वेतांबरों का नेतृत्व। अगली बौद्ध संगीति होती है जो कि टाइमलाइन वीडियो में हमने देखा है कि मैत्रक वंश का राजा था ध्रुवसेन प्रथम मैत्रक वंशी, वल्लभी जिसकी राजधानी थी। और 512 ईस्वी छठी सदी में देवर्षि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में की अध्यक्षता में ये बौद्ध जैन संगीति आयोजित की गई थी। तो इसमें काम कौन से हुए थे? जैन ग्रंथों का 12 अंगों, 10 उपांगों, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयुग सूत्र के रूप में अंतिम रूप से संकलन एवं लिपिबद्ध किया गया। ये थी जैन संगीति की बात। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, वाईक्यूज पे। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रज या चंपा। तो पार्श्वनाथ जो थे वह वाराणसी से संबंधित थे। और पार्श्वनाथ जो है ये इनका जो निर्वाण है या इनकी मृत्यु का संबंध माना जाता है सम्मेद शिखर से, जो कि झारखंड में है। सम्मेद शिखर। अगला प्रश्न ये है कि तीर्थंकर को उनके प्रतिमा के लक्षण से मिलाना है। तो आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। आदिनाथ जो कि ऋषभ देव थे, पहले तीर्थंकर, उनको आदिनाथ भी कहा जाता था। आदि मतलब पहला या सबसे पहला पुराना। आदिनाथ ऋषभ देव वृषभ, इनकी प्रतिमा लक्षण जो है वह है वृषभ। ए का 1 हो गया। पार्श्वनाथ का होता है सर्प, तो पार्श्वनाथ का हो गया सर्प। इस हिसाब से इसका जो पहला हो गया वो सुमेलित है। और मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश और संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। संभवनाथ का क्या हो जाएगा? अश्व हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तीर्थंकर और निर्वाण स्थल में सुमेल अभी पहला हम लोग देखा गया है, तो क्या ऋषभनाथ का अष्टापद है? वाशुपु जी का सम्मेद शिखर, तो हम लोग पीछे देखे हैं कि पार्श्वनाथ का सम्मेद शिखर था, ये गलत है। और ऋषभनाथ का अष्टापद ये सही है। नेमिनाथ का उज्जयंत ये भी सही है। महावीर का पावापुरी ये हम लोग लगभग जानते हैं, ये सही है, पर ये गलत है।
का मतलब जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पे। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय के अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म नहीं करता है। अगला प्रश्न चलते हैं कि ये अलग अलग सिद्धांत दिया गया है, आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत या जैन। इसके आचार्य कौन कौन थे? चलिए देखते हैं। मखली गोसाल, गोसाल या मखली गोसाल, ये किसके थे? आजीवक के थे। भद्रबाहु किसके थे? अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे हैं, ये कौन थे? जैन थे। नागार्जुन किसने थे? ये शून्यवाद दिए थे, आपको ध्यान होगा। और लकुलीश ये पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, बड़े आचार्य। अगला प्रश्न देखा जाए। द्वितीय नगरीकरण का दौर, वैदिक काल खत्म होता है, बौद्ध जैन धर्मों का उदय होता है। उसके बाद द्वितीय नगरीकरण या महाजनपद जनपद आते हैं। तो महाजनपद जो हैं, इनमें किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का वर्णन इसमें किया गया है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें उसकी सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें हमको ये सूचना मिलती है कि 16, जिसमें लिखा गया है कि 16 महाजनपद अवस्थित थे उस समय में। देखिए ये पीछे का क्वेश्चन 2021 का, कि प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद यूपी में थे? यूपी में 8 महाजनपद थे। कैसे पता चलेगा? तो ये भी पता चलेगा हम लोग टाइमलाइन मैप वीडियो से। टाइमलाइन के मैप वीडियो जो है उसमें हम लोग जाएंगे, महाजनपद वाला देखेंगे। ये रहा महाजनपदा वाला। अब देखा जाए लगभग लगभग कितने हैं इसमें। मल्ल, जो मल्ल है, मल्ल महाजनपद वो यूपी में है। काशी 2, केदी 3, वत्स 4, कोसला 5, पांचाल 6, सुरसेन 8, सुरसेन 7 और कुरु 8। तो कुरु, सुरसेन, पांचाल, कोसला, वत्स, चेदी, काशी और मल्ल, ये 8 महाजनपद जो हैं, अगर इसको हाईलाइट कर दें, ये देखिए यूपी का मैप ही लगने लगा ये, थोड़ा सा अगर इसको ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो ये 8 महाजनपद जो हैं ये थे यूपी में। चलिए चलते हैं फिर वापस। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजधानी वाला, वहाँ जाइए और देखिए, हमने सारे महाजनपदों की राजधानी के साथ उसको बताया था उसमें कौन किसकी राजधानी है। अंग की चंपा है, कौशल का अक्षत्र है, मत्स्य का विराटनगर है, वत्स कौशाम्बी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, पांचाल का अक्षत्र है। कौशल, कौशल का नहीं, कौशल का है आपकी साकेत है कौशल का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कौशल अक्षत्र। कौशल का नहीं, पांचाल की अक्षत्र जो बरेली में है, वो पांचाल की राजधानी है, न कि कौशल की। मिलित नहीं है, अर्थात ये गलत है, बी सही आंसर हो जाएगा। फिर है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ पे स्थित था भाई? छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, राजस्थान में और रुहेलखंड में। कहाँ स्थित था? तो हम लोग जस्ट इसके पहले में देखे हैं कि मत्स्य को यूपी में शामिल नहीं किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सूरसेन था ना पश्चिमी में, और कुरु था, और पश्चिम की तरफ देखा जाएगा तो मत्स्य उसमें शामिल नहीं होगा। अब देखते हैं मत्स्य महाजनपद स्थित कहाँ है? तो राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में स्थित है मत्स्य महाजनपद। फिर आते हैं अगले 59वें प्रश्न पे, महाजनपद और राजधानी से मिलाइए। तो ये बिल्कुल आप मिलाएंगे, क्योंकि सारी राजधानी का डिस्कशन कर दिया गया है, मैप में दिखाया भी गया है। तो बताइए मत्स्य का कौन सा है? अभी इसी से आप पता कर लेंगे। 3 इसमें दिया है ना, मत्स्य विराटनगर, वत्स कौशाम्बी, अंग चंपा, ये तो सही है क्योंकि ये गलत था, लगाइए उसको। मत्स्य का कौन सा हो जाएगा? ए का 3 आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, 2 दिया हुआ है। फिर कुरु का कौन सा हो जाएगा? कुरु का इंद्रप्रस्थ, डी का 4 आंसर आ रहा है, आ गया, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य महाजनपदों में जब
मौर्य प्रबल होके उभरे। मौर्य का मतलब ये है कि जब मगध जो महाजनपद था वो बाकियों से प्रबल होकर उभरा धीरे धीरे, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और उससे जो PYQ के प्रश्न आए हैं उनको हम लोग टिकल करेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? कौन नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटिस, डाइमेकस या अरिस्टोब्यूलस में कौन आया नहीं था? तो अगर हम लोग को कायदे से याद होगा तो डाइमेकस जो है वह बिंदुसार के समय में आया था। किसके समय में? बिंदुसार अशोक के पिता थे। तो डाइमेकस है, ये बिंदुसार के समय में आया था और ये सीरियाई राजा एंटियोकस का राजदूत था। तो डाइमेकस को छोड़ के नियार्कस भी आया था सिकंदर के साथ, अनिसिक्रिटिस भी आया था, अरिस्टोबुलस भी आया था। तो इसी वजह से PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिर्फ डाइमेकस महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ नियार्कस को भी ध्यान रखना है, अनिसिक्रिटिस को भी ध्यान रखना है, अरिस्टोबुलस को भी ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह से किसी प्रश्न में वो डाल देगा। फिर आते हैं निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो सप्तांग, यहाँ सप्तांग सिद्धांत किसका था और इसके बाकी अंग कौन कौन से हैं, तो हम लोग चर्चा करेंगे अपने वैल्यूडेड पोर्शन पे। तो इसको अभी छोड़ देते हैं या अभी चर्चा ही कर लेते हैं? चलिए चर्चा कर लीजिए सप्तांग सिद्धांत की। अर्थशास्त्र के अनुसार जो सप्तांग सिद्धांत है, तो राज्य के सप्तांग कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। अंतिम कौन सा रहा? ऑप्शन पे जाइए। अंतिम कौन है? मित्र है। ये सप्तांग, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में ये जरूरी है। और किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती? पाटलिपुत्र के जो अवशेष हैं वो कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न जो आता है वो आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। अब डेट वाली बात है, इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट होता है, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं कि कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो कौशाम्बी में कौन सा है? कुशीनगर में कौन सा है? सारनाथ में कौन सा? श्रावस्ती में कौन सा? तो सारनाथ में धमेक स्तूप है, अशोक के समय का माना जाता है, कई विद्वान इसको अशोक का समय का मानते हैं। सारनाथ का धमेक स्तूप। कुशीनगर में राणा भर स्तूप, श्रावस्ती में सहेत महत, और जो राजधानी है श्रावस्ती वो सहेत महत नाम स्थान से वो मतलब संबंधित की जाती है। और फिर कौशाम्बी का क्या बचा? घोषितराम मठ। चारों सम्मिलित हो गए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो इन जो अभिलेख दिए हैं इनमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है गुर्जरा में। और नामोल्लेख कैसे हुआ है? गुर्जरा में लिखा गया जो अभिलेख है, देव नाम यदस्वी अशोक राजा, ये यहाँ लिखा गया है। मास्की में लिखा गया है देव नाम प्रिय अशोक। ठीक है, तो इन अभिलेखों में इसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है तो वह है गुर्जरा में। गुर्जरा कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। गुर्जरा MP में पड़ता है। अगवा क्या है? कलिंग युद्ध का विवरण। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? 13वें शिलालेख से, रुम्मेदे स्तंभलेख से, हेनसांग के विवरण द्वारा, या प्रथम लघु शिलालेख से। तो 13वें शिलालेख जो है उससे हमको कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला कौन सा हुआ? निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय की बात करता है?
तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है, अभी हम लोग इस पे देखेंगे भी, तो अपना वैल्यूडेड मटेरियल इसमें देखेंगे अशोक के किन किन शिलालेखों में मतलब ऐसी बातें हुई हैं, मतलब महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी, ये शिलालेखों की चर्चा अभी हम लोग करेंगे। 12वां शिलालेख है। फिर 68वां है कि टालमी फिलाडेल्फस या तुर्मै, जिसके साथ अशोक राजनय संबंध था, और कहाँ का शासक था। तो टालमी फिलाडेल्फस था मिस्र का शासक। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मेगस्थनीज की इंडिका में उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। अब इसको भी अपने वैल्यूडेड मटेरियल से इनरिच कर देते हैं। कैसे इनरिच करेंगे, आइए देखते हैं। मेगस्थनीज की इंडिका में भारत के समाज के 7 वर्गों की चर्चा की गई है। ठीक है, एक दार्शनिक है, एक किसान है, बहिर या पशुपालक है तीसरा, चौथा है कारीगर, शिल्पी या व्यापारी, पांचवा वर्ग है सैनिक या योद्धा, छठा है निरीक्षक, सातवां है पार्षद या सभासद। ये 7 वर्ग हो गए। मेगस्थनीज की इंडिका में ही कहा गया है कि दास प्रथा नहीं थी यहाँ पे, और 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा पाटलिपुत्र का प्रशासन संचालित होता था। कुछ अधिकारी के नाम जो कि आगे आएगा भी। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का अधिकारी था, और एस्टिनोमोई नगर प्रशासन का अधिकारी था। एस्टिनोमोई एडमिनिस्ट्रेटर से आप हल्का सा मतलब एडमिनिस्ट्रेटर यस्ट, और एस्टिनोमोई मतलब एक हल्का सा अंदाजा लगा सकते हैं। एस्टिनोमोई एडमिनिस्ट्रेटर नगर प्रशासन से इसका ताल्लुक था। मौर्य काल की जो मुद्राएं कौन कौन सी, चांदी की थी, पड़ या कारशापड़, और तांबे की काकड़ी या माशक। में आगे आते हैं। नगद आय को मौर्य काल में हिरण्य बोला जाता था, और अनाज के रूप में जो आय होती थी वो मेय कहलाती थी। और सोने को भी हिरण्य बोलते हैं। नगद आय महत्वपूर्ण थी, इस वजह से नगद आय को मौर्य समय में हिरण्य बोलते थे। इसमें देखिए कि अभी हम लोग अभिलेख की हम लोग बात किए थे कि किसमें अशोक का नाम उल्लिखित है। तो अशोक के मास्की जो कि रायपुर कर्नाटक में है, गुर्जरा दतिया एमपी में है, निट्ठर एवं गोलम बेलारी कर्नाटक के शिलालेखों में अशोक का नाम प्रियदर्शी उपाधि सहित उल्लिखित है। प्रियदर्शी भी उल्लिखित है और अशोक भी उल्लिखित है। अशोक जो था वो बराबर पहाड़ियाँ, 4 गुफाएं में मतलब वो दान किया था। जो दशरथ थे अशोक के पुत्र, वो नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाओं को दान दान किए थे। इसमें कौन कौन, अशोक की जो बराबर पहाड़ियों पे 4 गुफाएं थी कौन सी थी, कर्ण चौपड़, सुदामा, लोमेश ऋषि और विश्व झोपड़ी। जबकि दशरथ की जो गुफाएं थी वो गोपी, पाहिक, पड़ीथिका, ये तीनों थी। आगे चलते हैं। मौर्य काल की गुप्तचर प्रणाली जो थी वो संस्था स्थिर या संचार भ्रमणशील, 2 प्रकार की थी। संस्था स्थिर या संचार भ्रमणशील। वार्ता जो थी वृत्ति एवं जीविका के साधन जो हैं, जैसे उसको वार्ता कहते हैं। कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य को सम्मिलित रूप से वार्ता कहते हैं। दुर्ग क्या था, नगरों से जो आय होती थी उसको दुर्ग बोलते थे। राष्ट्र क्या था, जो जनपदों से आय होती थी उन्हें राष्ट्र कहते थे। उदत भाग क्या था, पानी की सुविधा हेतु जो कर था उसको उदत भाग कहते थे। ब्रज क्या था, ब्रज तो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे, ब्रज में कृष्ण चराते थे पशुओं को, तो पशुओं से प्राप्त जो कर था वो ब्रज था। और प्रणय कर क्या था, प्रणय सिर्फ विवाह नहीं है, प्रणय क्या है, समझा बुझा कर या जोर जबरदस्ती करके या लालच देके लिया जाने वाला कर जो था वो प्रणय कर कहलाता है। सेतु क्या है, फल, शाक, उद्यान से प्राप्त कर है, वह है सेतु। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आई थी वो थी सीता। कौन मौर्यकालीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था, पौतवाध्यक्ष जो था वो तौल माप का प्रभारी था। ठीक है, अगला चलते हैं। एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई क्या अभी देखे हैं, मार्ग निर्माण। एस्टिनोमोई नगर प्रशासन, पौतवाध्यक्ष तौल माप। अगला प्रश्न, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। और चौथा, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी सदी, 6ठी सदी का कोई सवाल नहीं उठाया। जब अशोक 3री सदी का है तो 6ठी सदी में कैसे वो गुफाएं बनाएगा। तो चौथा गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल पे।
अशोक के साथ एक और ये मटेरियल है साथ में, उसका जो वैल्यूडेड मटेरियल है कि जो मगध में वंश थे, तो हर्यंक वंश रहा है, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे राजा हुए हैं। उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित की। उसके बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश का राजा जो शिशुनाग था, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली कर दी। और जो कालाशोक जो शिशुनाग के बाद राजा हुआ, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति भी हुई, उसने वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी की पुनः। और लेकिन वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। फिर नंदवंश आया। नंदवंश में महापद्मनंद, फिर उसी क्रम में घनानंद आए। हाइडेस्पिज या झेलम का युद्ध था, सिकंदर वर्सेस पोरस, वो घनानंद के समय में ही लड़ा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हाइडेस्पिज या झेलम का युद्ध था, सिकंदर वर्सेस पोरस का, वो घनानंद उस समय मगध के राजा हुआ करते थे। आगे मौर्य साम्राज्य आता था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए, फिर अशोक हुए, फिर दशरथ एवं उत्तरवर्ती मौर्य हुए। इसी दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे, वो कब आए, किस क्रम में आए। तो देखेंगे इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना 182 बीसी में डेमेट्रियस द्वारा की गई थी। ठीक है, 182 बीसी में हो गई थी। और 166 से 150 बीसी में मिनांडर का शासन देखा जा रहा है, ये भी इंडो ग्रीक था। और इसी यूक्रेटाइडिस वंश का राजा था एंटियालकिट्स। क्या नाम था उसका? एंटियालकिट्स। उसी ने भागभद्र के दरबार में अपना एक दूत भेजा था, जिसका नाम था हेलियोडोरस। और उसी हेलियोडोरस ने विदिशा में अपना विष्णु स्तंभ स्थापित किया और खुद को भागवत बताया, परम परम भागवत नहीं, भागवत बताया कि वो मतलब भागवत धर्म का पालन करता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इंडो ग्रीक सबसे पहले आए। फिर आते हैं शक। 141 बीसी में बैक्ट्रिया जीता अफगानिस्तान के आसपास। बैक्ट्रिया जीतने के बाद 94 बीसी में तक्षशिला में माउज नाम का शक शासन कर रहा है। तो द्वितीय क्रम में ये आते हैं। उसके बाद आते हैं पहलव या पर्थियन, ये ईरानी है, तो पहलव या पर्थियन बोलते हैं। गुंडो फर्निस 20 ईस्वी में है, फिर 46 ईस्वी तक इसका शासन देखा जा रहा है तक्षशिला में। और सेंट थॉमस भारत आए थे गुंडो फर्निस के टाइम में। उसके बाद आते हैं कुषाण या यूची 45 सी या 45 ईस्वी में कुजूल कडफिसेस के अंतर्गत कुषाण एम्पायर स्थापित हुआ। उसके बाद विम कडफिसेस आया और कनिष्क 78 ईस्वी में शक संवत चलाता है। और यहाँ से आप देखिए कि इसी क्रम में शुंग वंश के बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के साथ ही सातवाहन वंश भी आ रहे हैं। अब चलते हैं फिर से क्यूज पे। मौर्योत्तर काल। प्राचीन काल के मौर्योत्तर काल का एक बार हम लोग देख लेते हैं मैप। क्या क्या है मौर्योत्तर काल में, कौन कौन है मौर्योत्तर काल में। तो ये रहा मौर्योत्तर काल 220 से 300 एडी। कौन कौन है अभी हम लोग देख के, इंडो ग्रीक, शक, पर्थियन, कुषाण, ये कहाँ कहाँ पे थे। शुंग हम लोग देख के आए, भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया था, जो कि इंडो ग्रीक एंटियालकिड्स का दूत था। ठीक है, सातवाहन उस टाइम में थे, चेदी थे, चोल थे, पांड्या थे, चेर थे, अर्जुनायन थे। ठीक, इनका क्रम हम देख ही रहे हैं। अब चलते हैं फिर से क्वेश्चन पे। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में इनका सही एक क्रम कौन सा है? तो लास्ट में कौन सा था? कुषाण, यूनानी। तो सीधी बात है, इसका कौन सा हो जाएगा? चौथारों का कौन सा हो जाएगा? यूनानी, यूनानी, फिर शक, फिर पहलो, बीच में यहाँ पे पहलो आए, यहाँ पे पर्थियन भी आ जाएगा, पर्थियन, फिर कुषाण। तो बी सही हो जाएगा इसका उत्तर। तो निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो जो अगाथोक्लीज है, अगाथोक्लीज, इसके सिक्कों पे संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। फिर तरवा जाते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या रुद्रदामन प्रथम? रुद्रदामन प्रथम ने अपने अभिलेख में बताया है कि बिना बेगार के उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं और मिलाना है। लोग अपना मटेरियल भी देख चुके हैं, कुछ अंदाजा उससे होगा। तो डेमेट्रियस हम लोग किससे बात किए थे? इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी।
रुद्रदमन अभी जस्ट हम लोग बात किए, कौन था वो? शक था। क्या था? शक। गुंडो फर्नीच की बात किए थे, कौन था वो? पता? पहलव। भीम कौन है? कुषाण है। मिलाना है इसमें? नहीं मिलाना है। 2017 का प्रश्न है और हो गया ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था? तो विम कडफिसेस जो हैं, इसने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था। फिर आता है कि जो 2 सूचियाँ दी गई हैं, इसको मिलाना है। कुषाण राजवंश, गुप्त, सातवाहन या कलचुरी। तो कुषाण में स्वर्ण एवं ताम्र की सिक्के थे, गुप्त में स्वर्ण एवं रजत के थे, सातवाहन में स्वर्ण दिया है और कलचुरी में स्वर्ण, रजत, ताम्र दिया है। तो सातवाहन गलत है क्योंकि स्वर्ण के साथ यहाँ शीशे, कोटीन के भी सिक्के पाए जाते हैं, इस वजह से सातवाहन का गलत है, बाकी सारे सुमिलित हैं। अगला प्रश्न चलते, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 78 ईस्वी में शक संवत बना, से 3 वर्ष बाद का अभिलेख है सारनाथ वाला। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा। तो कितना हो जाएगा? 81, 81 ईस्वी, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रावतक अभिलेख में नहीं दिया गया है? श्रावस्ती का अभिलेख नहीं है, पाटलिपुत्र का अभिलेख नहीं है, कौशाम्बी का उल्लेख नहीं है, चंपा का उल्लेख नहीं है। तो जो रावतक अभिलेख है कनिष्क का, उसमें पाटलिपुत्र का, कौशाम्बी का, चंपा का प्लस साकेत का उल्लेख है, श्रावस्ती का नहीं है। ये सही उत्तर है। रावतक अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करनी है। गांधार कला, जूनागढ़ अभिलेख, मिलिंद पन्हू, तक्षशिला लेख। आपको कला संस्कृति का ज़रा सा भी अंदाजा होगा, या अगर कुषाण मैप में आपने देखा होगा कहाँ पे वो है, तो कुषाण का इलाका ही गंधार, जो गंधार महाजनपद था, वही कंधार गंधा वो गंधार वाला जो इलाका है, कंधार नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो गंधार वाला इलाका है वो कुषाण डोमिनेटेड था। तो गांधार कला जो डेवलप की वो कुषाणों ने डेवलप की। जूनागढ़ शिलालेख था रुद्रदमन प्रथम का। मिलिंद पन्हू मिनांडर के समय में नागसेन भिक्षु से जो प्रश्न उत्तर थे मिलिंद के, मिनांडर के, मिलिंद पन्हू में आए। और तक्षशिला लेख जो है वो पतिक का है। तो कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग मिला लीजिएगा, इसमें तो मिल गया है, इसमें समय जाएगा, कोई समय लेने का मेरा मन नहीं है। फिर पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या जो है अभिलेख है, अयोध्या लेख है, 2 अश्वमेध किए जाने की शुंग द्वारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा उसकी जानकारी मिलती है। अब जाता है अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन एवं दूसरे को कारण है। तो सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ये अभिकथन है, क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत एवं अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो अगर सातवाहन के बारे में हमको अंदाजा हो जा रहा था, तो सातवाहन राजाओं ने अन्य लोक भाषाओं जैसे प्राकृत में भी अभिलेख, गाहा सप्तशती जैसे चीज़ें हैं वो वहाँ से मिलती हैं, और संस्कृत भाषा का भी उपयोग हुआ, यत्र तत्र उसका प्रयोग किया गया है। तो दोनों चीज़ें, संस्कृत के साथ प्राकृत का भी उपयोग हुआ है और दोनों रचनाओं का प्रयोग हुआ है, तो दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है एक दूसरे का। 84वां हो गया। 85 कौन सा है? सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, सही है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो ये दोनों इसमें सही है कि कला के लोक पक्ष को प्रोत्साहन कैसे मिला, कि बौद्ध कला काफ़ी प्रभावी थी सातवाहन काल में। तो बौद्ध कला प्रभावी थी, जन जन पे करीबी थी, और अमरावती कला जो डेवलप हुई सातवाहन पीरियड के साथ उसका तारतम्य बैठता है। तो इस वजह से जो लोक कला है वो भी काफ़ी
सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई सातवाहन काल में। दोनों उत्तर जो दोनों कथन है वो सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? इक्ष्वाकुओं को श्री पर्वती कहा गया है। देखिए सीधा 20 का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, अभिलेख नासिक, हाथी गुम्फा, भीतरी और गिरनार। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। अच्छा, हाथी गुम्फा खारवेल का है, सही है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय का है, देखते हैं। गिरनार रुद्रदमन का है, गिरनार रुद्रदमन प्रथम का है, सही है। और नासिक गौतमीपुत्र सातकर्णी का है, सही है। भीतरी किसका है? भीतरी स्तंभलेख जो कि गाजीपुर में है वो है स्कंद गुप्त का। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल पे आते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है क्यूज में। गुप्तोत्तर काल में है क्या? गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में, तो एक बार इसको मैप से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये रहा 300 एडी से 600 एडी का हिसाब किताब। गुप्त थे, वाकाटक थे उस समय, नल, पितृभक्ति, माठर, विष्णुकुंडिन थे, बाढ़ थे, पल्लव थे, कादम्ब थे। ठीक है, और गुप्तोत्तर में 500 से 550 से 700 एडी तक देखा जाए तो पुष्यभूति हर्ष के समय में मौखरी थे, पुलकेशिन थे, चालुक्य, मैत्रक थे जिन्हें जौन संगीति आयोजित की, शैलोद्भव थे महानदी के पास, गंग थे, कलिंग में माठर थे, गोदावरी डेल्टा में विष्णुकुंडिन थे, कृष्णा डेल्टा में पल्लव थे, पांड्य थे, चेर थे, कदम्ब थे। तो ये लगभग 2 मैप आप ध्यान दे दीजिएगा, ये गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में ये माने जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो पिछला हमने पढ़ा कि जो शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग थे, वो 2 का किए थे। ये अयोध्या अभिलेख से हमको पता चलता है। लेकिन प्रवरसेन प्रथम वाकाटक नरेश थे। वाकाटक हल्के आदमी नहीं थे, मतलब ठीक ठाक। वाकाटक थे प्रवरसेन प्रथम, इन्होंने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। और प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की तो चंद्रगुप्त द्वितीय। में हल्का समुद्रगुप्त से ये काउंटर होती हैं ये चीज़ें कि समुद्रगुप्त भी परम भागवत की किए थे पहले, लेकिन माना जाता है, आयोग मानता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी। फिर आता है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश एवं उनके राज्य। तो जो धनंजय थे, इनकी इनका जो है वो कुस्तुलपुर था। विष्णु गोपा का था कांची से मिलता है, देखते हैं। एक अथरी, एक अथरी, ये उसी से मिल गया, एक ही से मिल गया। तो धनंजय का कुस्तुलपुर, नीलराज का अवमुक्त। ये भी नहीं पता है कि अवमुक्त कहाँ है। कांची का पता है, विष्णु गोपा थे उसके। धनंजय का कुस्तुलपुर था, और उग्रसेन का था पालक का। सारे प्रश्न एकदम बहुत जानने की जरूरत नहीं है, समझ जाए इतिहास थोड़ी पढ़ना है हिसाब से एग्जाम निकल जाए। अगला आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इसमें सही बात है, इनकी जो मुद्राएं थी, रजत मुद्राएं की तौल 33 ग्रेन थी। और शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इसी नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? तो अभी हम लोग पीछे चर्चा की है कि भीतरी अभिलेख जो स्कंदगुप्त का है, तो भीतरी अभिलेख गाजीपुर से ही ये साबित होता है कि, सॉरी माफ करिएगा, स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया, ये भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर से साबित होता है। अगला है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है? तो कुमारगुप्त प्रथम जो स्कंदगुप्त के पहले थे, इनकी जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन है मंदसौर प्रशस्ति में, जो कि एमपी में है। आगे चलते हैं। 94, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त प्रथम, मंदसौर अभिलेख अभी हम लोग देख के आए हैं कि वो सही हैं। प्रतीक का तक्षशिला अभिलेख देख के आए हैं हम लोग, पीछे मिलाए हैं, अभी देखा जाए। बता रहे हैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? प्रतीक 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 कहाँ गया सर? ये देखिए तक्षशिला का प्रतीक कौन सही है?
यही कह रहे हैं, डायरेक्ट सारे प्रश्न भले ना पूछे हैं पीवाईक्यू से, लेकिन उसमें से एक ही दो मिलेंगे तो क्या आपका हो सकता है फिर एलिमिनेट हो जाएगा ना। पीवाईक्यू जिसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रतीक कहाँ गए भाई? हाँ, प्रतीक का तक्षशिला अभिलेख है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। प्रभावती गुप्त का उदयगिरी गुहा अभिलेख है। ये प्रभावती गुप्त का उदयगिरी गुहा अभिलेख नहीं है, ये है चंद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख है। एरड़ अभिलेख ऐसा पहला है जहाँ से हमको सती वर्णन की सती वर्णन मतलब सती प्रथा का पहला वर्णन मिलता है एरड़ से। तो अच्छा, अभिलेखों के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा वीडियो पे, तो अभिलेखों की एक ही साथ मतलब प्राचीन से मध्यकालीन तक के जो भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनकी एक ही साथ वीडियो बना दी जाएगी। ज़्यादातर प्राचीन ही पढ़ेंगे, 12वीं सदी तक सारे पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल और एंशियंट जो प्राचीन काल है, इनके अभिलेखों की एक साथ नोट्स बना के आपको बता दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा। इससे अलग अलग पढ़ के भूलने की दिक्कत नहीं होगी। कभी 2 पेज 3 पेज वो एक ही बार पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम से पहले तो काम कर जाएगा। तो रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों ने मतलब सोचा रहा, तो फिर आगे इस पे काम किया जाएगा अभिलेख वाले पे। फिर प्रश्न क्या है अगला कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन, गया ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन वर्मन, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन, हराहा पाषाण अभिलेख और जीवित गुप्ता दैव वर्णार्क अभिलेख। तो मतलब ये कायदे से सुने तो हम भी नहीं थे, लेकिन सर्ववर्मन का बताया जा रहा है कि का अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ था। तो गया ताम्रपत्र अभिलेख इससे संबंधित नहीं है, असीरगढ़ से। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसको दिनार कहा जाता था। और जो इसकी चांदी की मुद्रा थी, गुप्त चांदी, को बोला जाता था रूपक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो ऐसा मानिए कि श्रीगुप्त से गुप्त जो डायनेस्टी है शुरू मानी जाती है, लेकिन सिक्के जो पहले जारी किए या जिनके प्राप्त हुए वे चंद्रगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम माना जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट और विरुद्ध जो धारण किया था? तो स्कंदगुप्त का जो था वो था क्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? विक्रमादित्य। अशोक का क्या था? प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त का क्या था? परक्रमांक। तो मिला लीजिएगा, ये क्रम यही है, इनके विरुद्ध यही धारण किए थे इन्होंने। अगला क्या है, किस हुड़ शासक मिहिरकुल को पराजित किसने हुड़ शासक मिहिरकुल को पराजित किया था? तो यशोधर्मन, मालो के मालो के यशोधर्मन ने। और ये इतने ताकतवर थे कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य को भी हिला दिया था और अंततः वो बिखर गया। अगला कौन सा है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समसामयिक कौन थे? शुंग, अशोक, या पुष्यमित्र शुंग, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके जो समकालीन थे वो हैं पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि के समकालीन थे। महाभाष्य क्या है? महाभाष्य ये है अष्टाध्यायी की अष्टाध्यायी जो कि पाणिनिकृत है। इसकी टीका है महाभाष्य, और ये पतंजलि लिखे थे, क्योंकि पतंजलि को माना जाता था कि इनके पुरोहित भी थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, दर्शन है और मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके हैं, न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन,
आत्मज्ञान, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन। तो जो न्याय दर्शन है वो तार्किक चिंतन पे जोड़ देता है। इसमें सारे दर्शन को एक साथ लिख लेते हैं, इसमें कायदे से एक ही बार में दर्शन इंक्लूड मतलब कंक्लूड हो जाएंगे। जैसे सांख्य, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, वेदांत। ठीक है। सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, मीमांसा के जैमिनी हैं और वेदांत के बादरायण। जो सांख्य था वो है ज्ञान प्राप्ति से मोक्ष पाना चाहता था। योग जो है वो ध्यान और शारीरिक गतिविधियों से, जो गौतम है न्याय के वो तार्किक सोच से, और वैशेषिक की जो कणाद हैं नित्य एवं पदार्थों का ज्ञान। जैमिनी है ये कर्मकांड कर्मकांड पे, और बादरायण परमात्मा का ज्ञान को मानते हैं। देखा जाए न्याय दर्शन किससे करता है? तार्किक चिंतन। तो न्याय दर्शन तार्किक चिंतन से करता है। मीमांसा क्या करता है? वैदिक अनुष्ठान या कर्मकांड, जिस कर्मकांड की बात कर रहे हैं वैदिक अनुष्ठान कर्मकांड, वो कौन करता है? मीमांसा। सांख्य दर्शन क्या करता है? सांख्य दर्शन करता है वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण। जो सांख्य है वो ज्ञान प्राप्ति, ये ऊपर क्या लिखा है? ज्ञान प्राप्ति। तो वास्तविक ज्ञान का क्या करता है? अधिग्रहण करता है, अभिग्रहण। सांख्य है। और वेदांत क्या है? आत्मज्ञान की बात करता है, परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि इसमें कौन सा युग में है वो दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है। तो इसको मैं बताऊंगा नहीं, ये यहाँ से देखिए और उस प्रश्न को करिए। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 ईसा पूर्व से 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। तो इसमें चारों सही है। 1192 जब गौरी आया, 319 गुप्त काल माना जाता है, 78 शक संवत माना जाता है जब कुषाण, अभी पीछे हम लोग देखें 78 ईस्वी शक संवत है जब कुषाण राजा कनिष्क सिंहासन रूढ़ हुए, और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कौन है? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख यिनतू नाम से करते हैं, मतलब ये जन सामान्यतः दिमाग में नहीं रहता है, यिनतू नाम से करते हैं। अगला क्या है? विदेशी यात्री और भारत भ्रमण का वर्ष वो कौन कौन सा है? उम्मीद करते हैं 2021 का प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न हो सकता है पीसीएस में ना पूछे, लेकिन पूछ भी सकता है, कह नहीं सकते एग्जैक्ट इस तरीके से अगर दे। तो अगर इसमें एलिमिनेशन लगाना चाहिए था,
अगर हो पाता तो। अल-मसूदी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के बारे में, तो ये पाएंगे कि 10वीं सदी के पूर्वार्ध में अल-मसूदी आया था। ठीक है, पूर्वार्ध मतलब स्टार्टिंग का जो 50 है उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, मतलब 900 से 950 तक इस टाइम पे आया था। तो ये 957 बता रहा है, ये उत्तरार्ध का समय है। इससे बाकी सिंह 669 से 695 है, इसमें कहा गया है कि 671 से 695 ये रहा। हेनसांग 629 से 645 रहा। और फाहियान जो है 399 से 414 ईस्वी का जो समय है, 15 साल ये का लगा, लेकिन मतलब ट्रेवल प्लस भारत में रहने का, लेकिन भारत में ये रहा, ये रहा 402 से 412। तो इसमें लगभग 3 नहीं सही हैं, तो ये प्रश्न वैलिड नहीं है। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल-मसूदी एवं अल-बरूनी ने किया है, सही है। सामूपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, ये भी सही। तो सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? ये अमरावती में मिलती हैं, लेकिन आर्यक ये बौद्ध जो स्थापत्य है का एक भाग है। आयक स्तंभ बोलते हैं, या कार्निश करके, कार्निश स्तंभ। ये आर्य, ये अमरावती जो स्थापत्य है या बौद्ध कला का अमरावती जो स्थापत्य है उसकी खासियत है। तो इसका उत्तर ये हो गया। अगला ये है कि गुप्त मंदिर और उससे जुड़े हुए जो स्थान हैं, तो ईंट निर्मित जो मंदिर है वो कौन सा है? एरड़ है, देवगढ़ है, भीतरगांव या भूमरा है? जो भीतरगांव का मंदिर है वो ईंट निर्मित है। दशावतार मंदिर कहाँ है? डी, दशावतार मंदिर देवगढ़। तो डी कर लीजिए इसको, दशावतार मंदिर देवगढ़। विष्णु शिव मंदिर कहाँ है? अभी रुकते हैं। विष्णु मंदिर कहाँ है? विष्णु मंदिर केरल में है। विष्णु मंदिर एरड़ और शिव मंदिर भूमरा। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा का शिव मंदिर। इस तरह से ये मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य किया गया था और ईंट से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक। ये दोनों सही है, क्योंकि अभी हम लोग पीछे देखें ईंट से निर्मित मंदिरों में, उससे ये कलेक्ट हो जाएगा। और गुप्त समय का था, गुप्त काल 5वीं से 6ठी शताब्दी तक भी मतलब ये कंटिन्यू हो रहा था, तो उसको भी सही मानेंगे। तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा, सी आंसर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है? भीतरगांव, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या कोसिया मंदिर? इनमें से देखा जाए तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है। तेली मंदिर क्यों है? क्योंकि जो तेलियों की श्रेणी थी, श्रेणियाँ हुई करती थी ना पहले, जो कि किसी एक जो कारीगरी है, जैसे कोई तेली है, कोई कुम्हार है, चाहे इस तरह के जो भी काम है, उनकी श्रेणियाँ हुई करती थी, उनकी गिल्ड्स हुआ करती, गिल्ड्स। तो गिल्ड्स देखना क्या हुआ, तो जो उनकी गिल्ड्स होती थी, इससे तेलियों की जो गिल्ड्स थे उनके द्वारा इकट्ठा किए गए पैसों से ग्वालियर के तेली मंदिर का निर्माण किया गया था। इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना था। फिर आता है महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था?
ये बहुत ओवरऑल क्वेश्चन है, मतलब बहुत सामान्य क्वेश्चन है, पल्लवों द्वारा कराया गया था महाबलीपुरम स्थित रस मंदिरों का। बल्कि इससे घुस के पूछेगा पूछेगा तो कि पल्लवों में कौन, जैसे तटीय मंदिरों का निर्माण किसने कराया, या जो जो पांडव वाले मंदिर हैं, या जो जहाँ पे गंगा अवतरण का दृश्य है, उस जगहों उन जगहों का निर्माण किसने कराया था। स्ट्रक्चरल मंदिर कौन से हैं, मतलब कौन से पल्लव राजा के दौरान स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल संरचनात्मक मंदिर बने। तो इस तरह के प्रश्न अब पूछे जा सकते हैं। तो अगले प्रश्न है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था किसने? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, ठीक ना। अगला प्रश्न 2015 का। फिर कालानुक्रम में लगाइए। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर देखिए इसमें है सप्त पैगोडा, वही जो सप्तरथ मंदिर है, यही सप्त पैगोडा महामल शैली। तो जो नरसिंह वर्मन था, इसको महामल या मामल भी कहा जाता था, ठीक है। तो सप्त पैगोडा, तटीय मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और गंगई कोंड चूलपुरम मंदिर। तो नरसिंह वर्मन ये पहले था, सप्त पैगोडा वाला। के बाद जो महाबलीपुरम के तटीय मंदिरों का निर्माण किया था, इसके आगे आने वाला राज सिंह, ये भी पल्लव था, राज सिंह वर्मन, ये तटीय मंदिरों का निर्माण कराया। ये दोनों पल्लव थे। आगे क्या था? बृहदेश्वर, जिसका शिखर 80 टन का है, यही बृहदेश्वर मंदिर। इसको कराया था राज 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 चोल, गंगई कोंड चोलपुरम, ये राजेंद्र चोल। पुत्र था राजराज का, तो इसके बाद ही आएगा। ये चोल हो गए। ये 6ठी-7वीं शताब्दी की बात है, पल्लव वाली। और ये चोल हैं, ये 10वीं-11वीं शताब्दी की बात है। तो इसमें पर्याप्त अंतर है और यही क्रम होगा, क्रम लगा लीजिएगा उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। सूची का मिलान करना है। स्तूप कहाँ पे? चित्रकारी कनिष्क की मूर्ति जो सिरविहीन प्राप्त हुई थी, वो प्राप्त हुई थी मथुरा। के पहले डीडी का जिक्र हम लोग कर सकते हैं, 10 अवतार मंदिर देवगढ़, ठीक है। डीडी हो गया है। देखिए उत्तर आ रहा है C4 इसी से आ गया, और D3 तो B2 सॉरी A2 स्तूप सांची चित्रकारी बाघ की गुफाओं में, आंसर हो गया। अब थोड़े से प्रश्न बचे हैं दक्षिण भारत के चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग के, इसके संगम काल के संगम साहित्य के जो मेरे पास एक मटेरियल भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। उसको अगले वीडियो में करते हैं। दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव संगम युग करते हुए संगम उस मटेरियल को करेंगे। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो अभिलेखों पे पूरी अलग वीडियो आ जाएगी, या इसके साथ मिला के ऐड कर दिया जाएगा, तो सारे अभिलेख एक साथ इंक्लूड हो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करता हूँ। शायद कुछ लंबी हो गई हमको, अभी तो लंबी तो हो गई है, लेकिन अगर आप धैर्य से देखेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा एनसीएंट, लगभग मुझे 25 क्वेश्चन बचे आपके एनसीएंट के, 25 क्या 15, हाँ 25 क्वेश्चन बचे हैं इसमें। तो 25 वो भी एनसीएंट नहीं है, उसमें पूर्व मध्यकाल भी शामिल है। तो ये अच्छा कास्ट टू बेनिफिट रेशियो मिलेगा आपको, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी विद वैल्यू एडेड मटेरियल। तो अगले वीडियो में मैं इसके आगे ले चलूँगा दक्षिण भारत के साथ संगम काल के जो वैल्यू एडेड मटेरियल उसको इसके साथ, और रिस्पांस अच्छा रहा तो अभिलेख अभिलेख भी उसमें शामिल किए जाएंगे। नमस्कार।